लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गाओ जियानली टियानहू और वांग को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें किसी भी सिचुएशन में पीजेंट स्कूल के अंदर जंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि टियानहू और जोंग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि गु याओ तेजी से मार्स स्टोन को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। इधर गाओ जियानली और टे चुई भी उसे देख लेते हैं, जिस पर गाओ जियानली कहता है कि टियांगमेंग के मरने के बाद टियानहू बहुत ही बेसब्री से जियाकुई की पोजीशन को हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि पीजेंट स्कूल में होने वाली जंग को अब कोई रोक सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गु याओ के रास्ते में कोई आ जाता है, जिसे देख करके गाओ जियानली कहता है, मेरे ख्याल से अब तो मास्टर जू जिया भी जियाकुई की पोजीशन को हासिल करना चाहता है। इधर वह आदमी गु याओ की गाड़ी को एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख करके टेई चुई भी हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर सेनोंग हॉल भी पहुँच गया है। वहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर जनरल हान भी नज़र रख रहा होता है। वहीं उसका सोल्जर उसे बताता है कि यह नया आदमी डियान किंग है, जो अपने मेटल आर्मर टेक्निक की वजह से किसी भी वेपन के सामने टिक सकता है। इसके अलावा डियान किंग की मेटल आर्मर टेक्निक इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि उसके ऊपर चाहे किसी भी वेपन से हमला क्यों न हो, पर उसकी स्किन पर एक खरोच भी नहीं आती है। वहीं कहा जाता है कि एक बार डियान किंग बैटल फील्ड में गया था, तब उसने बैटल फील्ड की 13 पावरफुल गाड़ियों को एक साथ तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद हमें डियान किंग के बारे में बताते हैं कि उसे अलग अलग बैटल्स में कई सारे टाइटल मिले हैं। इधर गाओ जियानली और टेई चुई गु याओ और डियान किंग को देख करके कहते हैं कि दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने सबसे एक्सपर्ट्स बंदों को यहाँ पर भेजा है, इसलिए उनके बीच होने वाली लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि डियान किंग और गु याओ काफ़ी भयानक तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि गु याओ के ऊपर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से डियान किंग बहुत ही भयानक तरीके से गु याओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इधर टेई चुई कहता है कि क्या हमें बीच में जा करके उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन गाओ जियानली इस पर मना करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गु याओ डियान किंग के अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट करता है और देखते ही देखते वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से C2 वानली और लिव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग डियान किंग से कहते हैं कि एल्डर डियान किंग के होते हुए सेनोंग हॉल का कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने की नहीं सोचेगा। इधर हम देखते हैं कि यह सब कुछ होता हुआ टियानहू और जोंग भी एक जगह से देख रहे थे, लेकिन ये लोग टियानयान के प्लान्स के अकॉर्डिंग अभी स्टैंड बाई मोड पर ही रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि C2 वानली, लिव और डियान किंग गाड़ी के अंदर मार्स स्टोन को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही लिव मार्स स्टोन के बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देख करके ऑलमोस्ट सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर टियानहू कहता है कि टियानयान ने इसके बारे में सही अंदाजा लगाया था। इधर जनरल हान इस धमाके को देख करके बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ होता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें जनरल हान ने यह सब कुछ प्लान किया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस धमाके से उठने वाले धुएं के अंदर कुछ देख करके जनरल हान अचानक से हैरान हो जाता है। तब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में C2 वानली और लिव दोनों ही डियान किंग के पीछे जाकर के इस धमाके से बच गए थे। इधर टेई चुई भी यह देख करके हैरान होते हुए गाओ जियानली से पूछता है कि क्या डियान किंग की बॉडी ने सच में इतने बड़े धमाके को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तब गाओ जियानली कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीजेंट स्कूल में एक से एक बढ़कर के टैलेंटेड लोग हैं। इधर जोंग टियानहू से कहता है कि मिस टियानयान के अकॉर्डिंग ल्यूमा जाने के 2 रास्ते हैं, इसलिए अगर इस रास्ते पर नकली मार्स स्टोन था तो दूसरे रास्ते पर जरूर असली मार्स स्टोन होगा। यह सुन करके टियानहू कहता है कि जल्दी से मेई सिनांग के पास मैसेज भेज दो और उसे बताओ कि उस रास्ते पर असली मार्स स्टोन आने वाला है। इसके बाद हमें दूसरे रास्ते का सीन दिखाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि सिल्वरमैन ढेर सारे लोगों के साथ में मार्स स्टोन को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। इधर जनरल हान का सोल्जर कहता है कि अब हमारे पास यह सबूत है कि पीजेंट स्कूल हमारे ट्रेजर को चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए क्या हमें उन्हें जान से मार देना चाहिए। तब जनरल हान कहता है कि हमारे एम्परर ने 6 स्टेट्स को जीत करके लाखों लोगों को जान से मार दिया है, इसलिए अगर हम पीजेंट स्कूल को एलिमिनेट कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोग हमारा मेन टारगेट नहीं है, इसलिए अब जल्दी ही शैडो डिवीजन का असली मिशन स्टार्ट होने वाला है। इस पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें एम्परर यिनजेंग ने जनरल हॉन को ऑर्डर दिया था कि 3 महीनों के भीतर उसे स्टेट के इंटरनल दुश्मनों को ढूंढना है, क्योंकि उनकी वजह से किन एम्पायर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इधर हम देखते हैं कि डियान किंग सभी लोगों को लेकर के मास्टर जूजिया के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद मास्टर जूजिया कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि तुम लोगों में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय दूसरे रास्ते पर हमारे ड्रंकन ड्रीम हाउस के लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें फिर से मार्स स्टोन को गार्ड कर रहे हुए सोल्जर्स को दिखाते हैं। वहीं सिल्वरमैन जनरल हान से मिली हुई रिपोर्ट को जाकर के जनरल बाइटू को बताता है, लेकिन हम देखते हैं कि जनरल बाइटू मेसुआ के चक्कर में कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। इधर सिल्वरमैन जनरल बाइटू को समझाने की भी कोशिश करता है, पर मेसुआ मास्टर जोजिया की तरफ काम करने की वजह से जानबूझ करके जनरल बाइटू को अपने पास उलझा करके रखती हैं। यह देख करके सिल्वरमैन सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए आगे बढ़ जाता है।
इसके बाद हमें मास्टर जाओ याओ का सीन दिखाते हैं, जो फिर से एक जगह जाओमेंग को सेंस करके रुक जाते हैं। तब हम देखते हैं कि अचानक से जाओमेंग वहाँ के टाइम और डायमेंशन को चेंज करते हुए सीधा मास्टर जाओ याओ के सामने अपीयर होती है और मास्टर जाओ याओ से कहती है कि तुम मेरे सीनियर भाई से एक बार फाइट कर चुके हो, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी पावर इतनी कम हो सकती है। यह सुन करके मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर जाओ याओ यहाँ पर कुछ करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद वह सबसे पहले अपनी बॉडी और बाकी चीज़ों के टाइम और डायमेंशन को ठीक करते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि जब इन दोनों लोगों के अटैक स्टार्टिंग में एक दूसरे से टकराते हैं, तब मास्टर जाओ याओ जाओमेंग के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। यह देख करके जाओमेंग भी अपनी स्वॉर्ड के साथ में अपनी फुल पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर भयानक स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपने ह्यूमन और हेवन क्लैन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही ये दोनों अटैक्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ की जगह काफ़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर हम यह भी देखते हैं कि अब वहाँ का टाइम और स्पेस नॉर्मल हो गया होता है, लेकिन फिर भी मास्टर जाओ याओ और जाओमेंग दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर होते हैं। यह देख करके जाओमेंग कहती हैं कि इसका मतलब है कि यह तुम्हारी असली पावर है। तब मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि हमारी यह पहली मुलाकात है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने जरूर जानबूझ करके मुझे जीतने दिया है, इसलिए इतना तो तय है कि तुम भी अपने नाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। यह सुन करके जाओमेंग कहती हैं कि तुम्हारी कल्टिवेशन के साथ में हो सकता है कि तुमने 5 साल पहले मेरे सीनियर ब्रदर ची सॉन्ग जी को हरा दिया था, लेकिन अब जिस तरह से तुम दाओइस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो वह गलत है। इस पर मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि हो सकता है कि ह्यूमन और हेवन दोनों अलग अलग रास्ते पर चलते हों, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी मंजिल सेम है। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।